हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्षिति वैविध्य के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। निरंतर चल रही एनसीईआरटी की कक्षाओं के तहत आज अगले अध्याय पर चर्चा होगी और बीच बीच में आप लोगों का साथ गरजता हुआ बादल और बारिश भी निभाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, तो उसका भी साथ में मज़ा लेते रहिएगा। और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उन उपायों में कौन कौन से उपाय सम्मिलित हैं? हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, धान की रोपाई और सिंचाई के उपाय। कौन सा कथन सही है? केवल एक और 3, और सी कहता है केवल 2 और 3, और डी कह रहा है कि 1, 2 और 3। तो हमने इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने पिछले टॉपिक पे चर्चा की थी। उसमें इन सभी टॉपिक पे बात हुई थी कि हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था और धान की रोपाई होने लग गई थी और सिंचाई के भी अब उपाय किए जाने लगे थे। तो इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन जो है, तीनों ही कथन सही हैं। 2500 वर्ष पूर्व ही कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, क्योंकि समृद्ध गांव के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना क्या हो गया था? मुश्किल हो गया था। कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा और धान की रोपाई के कुछ नए तरीके ढूंढे गए जो बहुत ही कारगर साबित हुए थे। उसी तरह सिंचाई के लिए भी नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय भी बनाए जाने लगे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। दूसरा है कि गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, और सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, और डी कह रहा है न तो 1 और ना ही 2। क्या है कि 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के संदर्भ में बात हो रही है। पहला है कि गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, और दूसरा है कि गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है केवल 1। गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक हम कहते थे, और ये पद क्या हो गया था? आनुवांशिक हो गया था, ग्राम भोजक का पद। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर कौन होता था? गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, भूस्वामी अर्थात भूमि का स्वामी, वही ग्राम भोजक होता था। प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, और ये जो ग्राम भोजक होते थे कभी कभी न्यायाधीश और कभी पुलिस का भी काम करते थे। गांव में ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र और छोटे किसान भी होते थे, जिन्हें भूपति नहीं क्या कहा जाता था? गृहपति। उन्हें हम गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे ही किसान होते थे। इनके अलावा गांव में भूमिहीन व्यक्तियों में और कौन कौन होते थे? दास होते थे और कर्मकार होते थे, जो दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संगम साहित्य पर, कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो संगम साहित्य तमिल भाषा से संबंधित है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में कौन आता है? संगम साहित्य आता है। इसकी रचना कब हुई? लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम क्यों कहा जाता है? संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै में कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज,
कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था। दूसरा है कि हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी कह रहा है कि न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। केवल दूसरा सही है, पहला नहीं सही है। पहला क्या है कि यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था। ये कथन क्यों गलत है? क्योंकि जो हाथी दांत का आयात लिखा है वो भरूच बंदरगाह से नहीं, बल्कि वो भारत से उसको आयात किया जाता था, भारत से निर्यात किया जाता था। ठीक है। और भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम क्या था? सबने सुना होगा, वेरीगाजा। एक अज्ञात नाविक था जिसने बेरीगाजा पत्तन का विवरण अपने रचना में दिया था। तो ये बाकी सारे सामान का वहाँ से आयात होता था, लेकिन हाथी दांत भारत से निर्यात होता था, इसलिए कथन एक गलत है। यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए क्या करते थे? चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाते थे। इसलिए कथन दो सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा, विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है केवल दो। पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है कि दे रहा है कि आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे। बिल्कुल सही है, जो टिन के बने होते थे। नहीं, आहत सिक्के चांदी या सोने के बने होते थे। विभिन्न आकृतियों के बनाए जाने के कारण इनको हम आहत सिक्के कहते थे। और दूसरा है कि हमें संगम काल से विनिमय, वस्तुओं के विनिमय का भी पता चलता है एक कविता से। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता है जिससे हमें पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय चलन में था। अगला प्रश्न है कि कथन ए है कि मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कारण है कि मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। दोनों सही है पर स्पष्टीकरण नहीं, और सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कहता है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी है। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। एक मार्ग कौन सा था इसमें? उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, और दूसरा जो मार्ग था उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। जो मथुरा शहर है उसके चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे और आसपास के किसान और पशुपालक जो थे वो शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। उसके अलावा जो मथुरा थी वो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी रहा। अगर हम कुषाण काल की बात करें तो कुषाण काल में सबसे ज़्यादा मूर्तियां बनाई गई थीं और बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले बनने वाली मूर्तियों में से एक थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी कुषाणों की राजधानी थी। अभी हम लोग कुषाण पे बात कर रहे थे और प्रश्न भी आ गया। पाटलिपुत्र, मथुरा, अमरावती और कंधार। तो इसकी राजधानी थी मथुरा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा जो थी वो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी और ये एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। अभी हमने बात की यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं और कृष्ण भक्ति का तो महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा है ही। अगला प्रश्न है 8वां। प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है।
ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त हुए हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी कह रहा है कि न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है बी। केवल दूसरा सही है कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जो था वो कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। पहला क्यों नहीं सही है कि हम नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन हमें प्राप्त होते हैं जिन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के हमें पूर्वोत्तर भागों में नहीं उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। और इनको बनाने में प्रायः काले रंग का प्रयोग होता था जिससे कि एक खास चमक उत्पन्न हो जाती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है कि प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे, पैसे जमा रखते थे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी कह रहा है कि ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है? क्या कह रहा है कि श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। तो प्राचीन नगरों में जो शिल्पकार और व्यापारी होते थे वो अपने अपने लिए संघ बनाने लगे थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम श्रेणी कहते हैं। ये संयुक्त नहीं होते थे बल्कि अलग अलग थे, इसलिए पहला गलत है। शिल्पकारों की जो श्रेणियों का काम होता था वो प्रशिक्षण देना होता था, कच्चा माल उपलब्ध कराना होता था और तैयार माल का वितरण करना होता था। और व्यापारियों का काम क्या होता था कि व्यापारियों की श्रेणियां सिर्फ व्यापार संचालन करती थीं। जो श्रेणियां थी वो बैंकों के रूप में काम करती थीं, ठीक, जहां लोग क्या करते थे? अपने पैसे जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए वो करते थे। उनसे जो भी उनको जो लाभ प्राप्त होता था उसका कुछ हिस्सा वो जमा करने वाले को लौटा देते थे और फिर मठ और धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। या तो वो जिनसे लिए हैं उनको लौटा देते थे या फिर मठ और या धार्मिक संस्थानों को वो देते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है पुदुचेरी। अरिकामेडु जो प्राचीन पत्तन है वो पुदुचेरी में स्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले जो अरिकामेडु पत्तन था, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? ईंटों से बना एक ढांचा मिला, जिसे हम क्या कहते हैं कि वो गोदाम के ढांचे के रूप में था, तो संभवतः हम उसे गोदाम मान लेते हैं। यहाँ हमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसा एक पात्र मिला है। तो इससे उस एफोरा में क्या रखा जाता था? संभवतः उसमें शराब या तेल जैसा तरल पदार्थ ही रखा जाता था। उस एफोरा में दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्था भी लगा होता था। अरिकामेडु से एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था। कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं हमें वहाँ अरिकामेडु से जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ से हमें रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं और कुछ कुंड भी मिले हैं जो संभवतः क्या होता था? कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता था। और यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। प्राचीन काल में अरिकामेडु जो पत्तन था वो बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है कि प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी, यूनानी, संस्कृत, मलयालम। तो
सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। तो तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था और कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, जातक कथाओं का संकलन। और ये आज का आखिरी प्रश्न भी है, किसके द्वारा किया गया था? जैन अनुयायियों द्वारा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा और दरबारी कवियों द्वारा। तो जातक कथाओं का संकलन बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था। ये वो कहानियां होती थी ना जो आम लोगों में प्रचलित थी जातक कथा में, और इनका संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। तो आज की इस श्रृंखला में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।